गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिए थे बेटा। आज हम लोग क्या देखने वाले थे? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए तो चैप्टर्स को अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या देख रहे हैं? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बैक्टीरिया एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि जो बैक्टीरिया है यानी जो मोनेरा है बेटा, ये एसेक्सुअल भी शो करता है और एसेक्सुअल के साथ साथ ये क्या करता है बेटा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी क्या करता है? शो करता है। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ। अब अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या शो करते हैं बेटा? बाइनरी फिजन। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या शो करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन यानी कि स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन। यही दो मैंने मोड बताया था। इन दोनों को मैं फिर से कंप्लीट कर देता हूं, आपको समझा देता हूं। आपने 10th क्लास में भी हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आपने इन चीजों को पढ़ा होगा। मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को क्या करा देता हूं? रिकॉल करा देता हूं, और बाकी और ज्यादा डिटेल में हमें इसकी स्टडी नहीं करनी है। तो एसेक्सुअल की अगर हम बात करें बेटा, तो बाइनरी फिजन। अगर हम बात करें बाइनरी फिजन की, तो यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया है बेटा। बैक्टीरिया क्या करेगा? दो पार्ट में आगे ला करके इसमें क्या होगा बेटा? बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है। ये डीएनए अंदर प्रेजेंट है। ये क्या होगा बेटा कि बैक्टीरिया में ये डीएनए जो है सर्कुलर फॉर्म में ये दो पार्ट में डिवाइड होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, दो पार्ट में डिवाइड होना क्या हो गया बेटा? स्टार्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। आपको सेल डिवीजन में आप इन चीजों को पढ़ोगे। फिर हमने क्या देखा कि अंदर ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या हो गया भाई? तो ये दो अलग अलग सर्कुलर फॉर्म में क्या हो गया? डीएनए प्रेजेंट होंगे। और सेल के अंदर क्या हो गया भाई? साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट हो गया, यानी अब सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर दो नए सेल का फॉर्मेशन हो गया डिवाइड होकर। कहने का मतलब है कि पेरेंट्स बॉडी विल बी कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन चाइल्ड। यहाँ पर पेरेंट्स बॉडी जो है यानी सिंगल पेरेंट्स बॉडी विल बी कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोजनी। प्रोजनी को फॉर्मेशन करने के लिए, चाइल्ड को फॉर्मेशन करने के लिए सिंगल पेरेंट्स ही क्या होता है? कैपेबल होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन की एक मान के चलो ये मार्कर, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है डिवीजन और बाइनरी का मतलब होता है टू। तो दो पार्ट में यहाँ पर क्या हो गया बेटा? डिवीजन हो गया। एक हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के अंदर कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होना, सॉरी डीएनए डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, डीएनए डिवाइड हो गया और उसके बाद सेल क्या हो गया? डिवाइड हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गई। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। और रिप्रोडक्शन को उतना ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है, बस हमें सेक्सुअल वाले पोर्शन पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इस सेगमेंट को कंप्लीट करना चाहा यहीं पर। बाकी हमारे लिए 12th में चैप्टर ही है रिप्रोडक्शन। वहां पर हमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड 4 चैप्टर पढ़ने, टोटल 16 चैप्टर है 12th क्लास में। जब आप 12th में जाओगे तो टोटल 16 चैप्टर मिलेंगे, जिसमें 4 चैप्टर क्या है? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। यानी 25% जो 12th का सिलेबस है वो क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन है। तो वहां पर बहुत ही अच्छे से डीप में हमें रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिंपल पॉइंट जो है वो अपन क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, इन अनफेवरेबल कंडीशंस को, या इसको हम सिस्ट फॉर्मेशन भी बोलते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल्स में लिखाया था प्रीवियस वीडियो में। तो अनफेवरेबल जब कंडीशंस आ जाते हैं, जब हमारे फेवर्स के कंडीशन नहीं आ जाते हैं, जैसे मान के चलो हमारे फेवर का कंडीशंस नहीं है, जब बहुत ज्यादा बारिश होना स्टार्ट हो गया, तो बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम अपने ऊपर क्या कर लेते हैं? रेनकोट, क्योंकि हमारे फेवर में है नहीं, बारिश हमारी बॉडी में जाएगी, बारिश की बूंदें जो वाटर ड्रॉप है और वो हमें क्या कर सकती है? हार्म कर सकती है, नुकसान कर सकती है। तो हम उसके लिए क्या कर लिया? कोट पहन लिया, रेनकोट हमने लगा लिया, ताकि बारिश की बूंदें जो पानी है वो हमारी बॉडी में इनहेल ना करे और वो हमें नुकसान नहीं करे। तो बैक्टीरिया के लिए भी समटाइम्स ऐसे ही सिचुएशंस आ जाते हैं, समटाइम्स ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जिस कंडीशंस पे वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिस कंडीशन पे वो बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उस कंडीशंस में बैक्टीरियल बॉडी के बाहर क्या हो जाता है बेटा? एक लेयर का डेवलपमेंट हो जाता है, जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। तो इसको हम समझना शुरू करते हैं बेटा। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हुआ कि ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में ये क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में डीएनए है और बाकी सारी चीजें प्रेजेंट हैं। इसके बाहर क्या प्रेजेंट है बेटा? तो सेल वॉल प्रेजेंट है। ऑब्वियसली बैक्टीरिया में सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं, तो सेल वॉल प्रेजेंट और बाकी और अच्छे से हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा इसके बाद, उसमें मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है बेटा। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया के बाहर एक और लेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट।
इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्ट बोलते हैं, यानी सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, यानी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोट डेवलप हो गया, कोट यहाँ पर डेवलप हो गया और उस कोट को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। अब सुनना, लेकिन इसके अंदर क्या चीजें चल रही है, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अंदर तो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाएगा। माना जाता है कि हर 20 सेकंड में बैक्टीरिया का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, हर 20 सेकंड, यानी ईच 20 सेकंड बैक्टीरियल न्यूक्लियस बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हर 20 मिनट में। यानी ये जो अंदर डीएनए प्रेजेंट है बेटा, अंदर जो यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है, ये बहुत सारे डीएनए में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारे यहाँ पर क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल बन गया। और ये जेनेटिक मटेरियल बाहर क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, सेल यहाँ पर ब्रेक ही नहीं हो रही है, क्योंकि सेल के बाहर क्या बना हुआ है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना हुआ है जो सेल को रप्चर नहीं होने देगा। यहाँ पर वो कह रहा था कि जैसे ही ये डिवाइड हुआ अंदर जेनेटिक मटेरियल, तो सेल भी क्या हो गया, रप्चर हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन अब यहाँ पर सेल के बाहर क्या बना हुआ है भाई, तो एक लेयर डेवलप हो गया, सिस्ट डेवलप हो गया, जिसको टूटने ही नहीं देगा। तो नहीं टूटने देगा तो अंदर तो कंटिन्यूअसली माइटोसिस डिवीजन चल रही है, अंदर तो कंटिन्यूअसली 2 सेल का फॉर्मेशन होते जा रहा है। तो एक समय में इसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे, डीएनए प्रेजेंट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये चीजें कब हुई बेटा, सिस्ट का फॉर्मेशन कब हुआ, तो सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन आया, उस ड्यूरिंग में क्या हुआ, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा बेटा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि जो सिस्ट डेवलप हुआ था, सिस्ट रप्चर होगा और सारे के सारे जो स्पोर है बेटा, ये सारे के सारे स्पोर जो इसमें प्रेजेंट थे, ये सारे के सारे स्पोर ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। इसी प्रोसेस का क्या बोलते हैं बेटा, स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। अब ये स्पोर, हर एक स्पोर नई बैक्टीरिया बनाने के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पर सिस्ट फॉर्मेशन और स्पोर फॉर्मेशन कब होगा भाई, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे। और ऐसा नहीं कि स्पोर का फॉर्मेशन केवल बैक्टीरियाज में ही होता है, फंजाई में भी स्पोरुलेशन होते हैं, लेकिन उनका मेथड अलग होता है। मैं बताऊंगा जब मैं फंजाई का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग स्पोर फॉर्मेशन क्या देखेंगे भाई, कि अनफेवरेबल कंडीशंस में एक बॉडी के बाहर एक कोट डेवलप हो जाता है, एक लेयर डेवलप हो जाता है, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। और वही क्या होता है बेटा, वही लेयर जब फेवरेबल कंडीशंस में, व्हेन बैक्टीरिया कम्स अंडर इन फेवरेबल कंडीशंस, द वॉल विल बी रप्चर्ड देयर एंड द ऑल स्पोर आर रिलीज्ड फ्रॉम इनसाइड एंड द ऑल स्पोर विल बी रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया। यानी कि यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया स्पोर हैं, ये सभी के सभी नए बैक्टीरिया बनाने के लिए क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो दैट इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। तो ये दोनों तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बाकी डीप में हमें 12th में इसकी स्टडी करेंगे। और फिलहाल अभी 11th में हमें इतना ही याद भी रखना है। चलिए अगर हम सेक्सुअल की बात करें बेटा, और ये भी नहीं है कि बहुत ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है सेक्सुअल, मैंने बताया 25% जो 12th का सिलेबस है वो आपका रिप्रोडक्शन ही है, इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा डीप में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए तो अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल। लेकिन सेक्सुअल को बहुत अच्छे से हमें समझना है, जो जिसको हम लोग और क्या बोल रहे थे बेटा, सेक्सुअल को हम लोग पैरासेक्सुअल भी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बेटा, पैरासेक्सुअल, या तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको हम लोग बोल रहे थे, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन मोड भी इसको हम लोग बोल रहे थे। अब इसमें क्या मैंने बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, 3 मेथड मैंने आपको बताया था बेटा। कितने मेथड बताया था, 3 मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। मैं एक एक मेथड आपको बताना स्टार्ट करता हूं, समझना अच्छे से, केवल समझने वाला पोर्शन है और यहाँ पर और कुछ नहीं है, ऐसे कोई एग्जांपल्स नहीं है, ऐसे कोई डेफिनेशंस नहीं है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको पैरासेक्सुअल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया का है बेटा, वो कांसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब सुनना, इसमें होता क्या है कि एक बैक्टीरिया है और फर्स्ट मेथड हम लोग ये कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है कि मान लो ये एक बैक्टीरिया है और एक ये बैक्टीरिया है, 2 बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ए एंड बैक्टीरिया बी, 2 बैक्टीरिया है। अब सुनना, इसके पास भी डीएनए प्रेजेंट है और इसके पास भी डीएनए प्रेजेंट है। अब आप बैक्टीरिया के जब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं, या तो आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया 9th क्लास में मोनेरा, तो या तो अभी मैं स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया को पढ़ाऊंगा, आने वाले वीडियो में मैं स्ट्रक्चर ही डिस्कस करने वाला हूं, तो उस स्ट्रक्चर में मैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो बैक्टीरिया के पास एक और डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड। जैसे हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो इस टाइप से बैक्टीरिया होते हैं बेटा, तो सर्कुलर फॉर्म में डीएनए तो प्रेजेंट है ही, यहाँ पर एक और डीएनए प्रेजेंट होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। क्या बोलते हैं बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
मटेरियल, अभी मैं स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा इसको फिर से अच्छे से, है ना। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें प्लाज्मिड समझना बहुत जरूरी है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। हमारी बॉडी में क्या होती है कि एक ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है एक सेल के पास, लेकिन यहाँ पर एक ही सेल के अंदर दो जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? जैसे मानकर चलिए कि हमारी बॉडी होम्योस्टैटिस मेंटेन करती है। मैं अभी भोपाल में रह रहा हूँ, भोपाल की टेम्परेचर अभी कितनी है? अप्रॉक्स 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर है, 40 के आसपास इसकी अराउंड इसकी टेम्परेचर है। हमारी बॉडी होम्योस्टैटिस मेंटेन कर रखी है, मैं 40 डिग्री पे यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ। अगर मैं अभी जम्मू कश्मीर चला जाऊँ जहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री वहाँ पर टेम्परेचर, या तो और भी अदर्स कंट्री चला जाऊँ जहाँ पर कोल्ड है, यानी माइनस में टेम्परेचर है, तो हम जैसे ही वहां पर जाएंगे तो हमें कुछ एलर्जी रिएक्शन हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाएगा, कॉमन कोल्ड जिसे हम कह सकते हैं, हमें सर्दी खांसी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी ने उसको अडेप्ट नहीं कर पाया, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या अडेप्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या होगा बेटा कि हमें ये चीजें एलर्जी के फॉर्म में देखने को मिल गए। लेकिन 2, 4, 5, 8 दिन के बाद क्या हो जाता है, हम उसी कंडीशंस में यानी माइनस डिग्री टेम्परेचर पे हम फिर से ठीक हो जाएंगे और हमें सर्दी खांसी नहीं होगी। यानी बॉडी ने उस कंडीशंस पे, उस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे अपने आप को अडेप्ट कर लिया, होम्योस्टैटिस मेंटेन कर लिया। आया समझ में? तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि केवल ब्रेन हमारे पास है, नहीं, ब्रेन हर ऑर्गेनिज्म के पास है, लेकिन उनके लिए कहने के लिए एक अलग से पार्ट नहीं है कि हाँ ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। जैसे हमारे कहने का है कि दिस वन इज ब्रेन पार्ट, तो वहां पर उनको कहने के लिए कोई है नहीं, लेकिन उनके पास भी मैसेजेस जाते हैं, वो भी चीजों को समझते हैं कि किससे हमें नुकसान है, किससे हमें क्या है प्रॉफिट है। अब सुनना, हम घर में क्या करते हैं, मॉपिंग करते हैं, डिटोल यूज करते हैं, डिटोल से हम डेली घर में मॉपिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली घर में पोछा लगा रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे, अच्छा आपने पढ़ा होगा 10th में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, आपने इवोल्यूशंस में पढ़ा होगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन्स की थ्योरी थी, और उन्होंने क्या बताया था कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए फाइट करना पड़ता है, जब तक फाइट नहीं होगा तब तक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। यानी अगर मानकर चलो हम कंडीशंस पे, हम किसी भी टेम्परेचर पे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन इनहिबिट हो जाएगी, हम ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें सर्वाइव करना पड़ता है, सर्वाइव करने के लिए फाइट करना पड़ता है। तो बैक्टीरिया ने क्या देखा कि भाई एक केमिकल्स आता है डिटोल, और हमारी सारी प्रजातियों को खत्म कर देता है, हमारे सारे स्पीशीज को क्या कर देता है, खत्म करते जा रहा है, हमें किल्ड करते जा रहा है। तो वो बैक्टीरिया का जो मुखिया होगा, जो हेड होगा, वो अब सोच विचार करने लगता है, यानी जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जैसे अभी मान के चलो देश में कोरोना का कहर है, तो जो इंटेलिजेंट है, जो साइंटिस्ट है, जो शोध विशेषज्ञ हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ चीजें सोच रहे हैं। हम तो घर पे बैठे हुए, मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, या तो और भी आप लोग भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन जो साइंटिस्ट है वो कंटिन्यूअसली उसकी ट्रीटमेंट सर्च कर रहे हैं, उसके वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही जब बहुत सारे बैक्टीरिया हम मॉपिंग करते हैं, डिटोल से मर रहे हैं, तो उसमें से एक बैक्टीरिया जो होता है कहता है यार ऐसा कैसे हो सकता है कि केमिकल्स और हमारी पूरी स्पीशीज को खत्म कर दे, हमारी पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर दे, तब तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर हमारी पॉपुलेशन ही नहीं बचेगी। आया समझ में? तो वो क्या करता है, ये जो उसके पास एक्स्ट्रा प्लाज्मिड जो है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, इस क्रोमोसोमल मटेरियल से क्या करता है, हेल्प मांगता है कि भाई तू हमारे पास एक अलग क्रोमोसोम है, तू कुछ बताओ कि हम क्या करें। जैसे हमारे अंदर कोई भी चेंजेस है तो वो क्या है, हमारी डीएनए के कारण, हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल, हमारी कलर फेयर्स या तो हमारी ब्रेन, हर एक चीज के लिए जो हम जो भी कर रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारे जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि यही डीएनए हमें सारी चीजों करने के लिए कहा था, हमारी पूरी इंफॉर्मेशन उसी के पास है। तो यहाँ पर ये अपनी प्लाज्मिड को बोलता है कि एक डिटोल जो केमिकल्स है, वो केमिकल्स हमें मार देता है, कुछ ऐसी चीजें कर कि हम उस केमिकल से नहीं मरे, है ना। तो उस केस में प्लाज्मिड क्या करता है बेटा, कुछ ना कुछ चेंजेस करता है अपनी बॉडी के अंदर, कोई एंजाइम को चेंजेस करता है, कुछ स्ट्रक्चरल में चेंजेस करता है, और अब डिटोल आएगा तो वो डिटोल उसको अब किल्ड नहीं कर पाएगा, अब वो डिटोल जो है वो उसको किल्ड नहीं कर पाएगा। यानी उस बैक्टीरिया ने उस डिटोल के अगेंस्ट क्या डेवलप कर लिया, रेजिस्टेंस, की भाई तुम मॉपिंग कंटिन्यू करते रहोगे लेकिन बैक्टीरिया वहां पर मरेगा नहीं। ये जो कोरोना वायरस है बेटा, कोरोना वायरस के साथ भी यही चीजें चल रही है। एक्चुअली क्या हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, कोरोना वायरस पहले भी था, कॉमन कोल्ड कफ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन उस समय इसकी क्या थी, ट्रीटमेंट पॉसिबल थी। मेडिसिन हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज करते थे, जो एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी प्रोटोजोल ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उससे वो क्या हो जाता था, डेड हो
हो जाता था, किल्ड हो जाता था। लेकिन वही वायरस ने अपडेट होकर के आया, अपने अंदर चेंजेस कि भाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मेडिसिन खाता है इंसान और हमें मार देता है, तो उसने अपने अंदर क्या कर लिया, चेंजेस ले आया। और चेंजेस अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, पूरे वर्ल्ड को भी पता ही नहीं चला कि वो चेंजेस क्या किया है। जब तक हम उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के पास नहीं जाएंगे, उस जीन्स के पास नहीं जाएंगे कि वो कौन से जीन को चेंज किया है, तब तक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अब साइंटिस्ट उसी वेरिएशंस को सर्च कर रहे हैं कि भाई इसने किया क्या है, इसने क्या ऐसा किया है कि इसमें अपनी बॉडी में क्या चेंजेस किया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उस ड्रग को ट्रीट करने में कैपेबल नहीं है। तो अब उसके लिए नई ड्रग बनानी पड़ती है, क्योंकि अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की या तो जो भी ड्रग है उसके अगेंस्ट उसने क्या कर लिया है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो सुनना, एक बैक्टीरिया था बेटा, इस बैक्टीरिया ने मान के चलो डिटोल के खिलाफ क्या कर लिया है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, जैसे मान के चलो जो भी साइंटिस्ट कोरोना के लिए ड्रग बनाएंगे या तो किसी भी डिसऑर्डर के लिए ड्रग बनाएंगे, फ्यूचर्स में भी या तो पास्ट में भी बनाए होंगे, तो वो केवल अपने लिए नहीं बनाते हैं कि हाँ भाई मैंने बना लिया और मैं खा लिया और पूरे वर्ल्ड में जो इंटायर वर्ल्ड में जितने भी स्पीसीज हैं उनको छोड़ दिया, ऐसा ह्यूमंस बीइंग, ऐसा नहीं। वो जब बनाते हैं तो पूरे दुनिया में सभी को देते हैं। यानी अगर वो कोई भी साइंटिस्ट इंसान अगर वो मेडिसिन बनाएगा तो वो सभी को देगा कि भाई आप भी ले लो, हम भी ले लेते हैं, सभी लोग खाते हैं और सभी लोग जिंदा रहते हैं, हम सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव यानी हम फाइट कर रहे हैं, सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पर इस बैक्टीरिया ने क्या कर लिया भाई, तो इस बैक्टीरिया ने क्या डेवलप कर लिया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, आर फैक्टर डेवलप कर लिया। रेजिस्टेंस का मतलब मैंने समझा दिया आपको। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो डिटोल हमें मार रहा है तो अब डिटोल से हम नहीं मरेंगे, यानी डिटोल ने उसको रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, डिटोल के अगेंस्ट बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस बना लिया। हम अपने केस में इसको टॉलरेंस बोलते हैं, टॉलरेंस हमने डेवलप कर लिया कि हम टॉलरेट करते हैं, मतलब हम बोलते हैं दोस्तों आई विल नॉट टॉलरेट यू, तो मतलब मैं बर्दाश्त कर लिया है ना, मैं डोज को बर्दाश्त कर लिया, हैवी डोज को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, दैट इज टॉलरेंट। और यही टॉलरेंस अगर हम बैक्टीरिया पे अप्लाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर मान के चलो बैक्टीरिया आर ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो ये भी चाहेगा कि ये आर सभी के पास चला जाए। एक कॉर्नर में बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया डिटोल से नहीं मरा, क्योंकि बैक्टीरिया ने अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आया, एक कोट बना लिया, एक लेयर बना लिया कि भाई ये डिटोल तो हमें मारेगा नहीं। तो वो भी बैक्टीरिया अपने सारे बैक्टीरिया को, सारे कलीग को, सारे फ्रेंड्स को कहता है भाई लो ना मेरे से रेजिस्टेंस, तुम भी डिटोल से नहीं मरोगे, तुम्हें भी डिटोल अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है बेटा, ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया को क्या देना चाहता है, रेजिस्टेंस देना चाहता है, अपना आर फैक्टर देना चाहता है। अब ये दोनों तो मर्ज तो कर सकते नहीं, एक दूसरे से मिल तो सकते नहीं, तो करता क्या है, तो ये अपना आर फैक्टर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है और ये बैक्टीरिया उसी आर फैक्टर को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। इसने क्या कर लिया भाई, रिसीव कर लिया और इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। इसने क्या किया बेटा, अपने आर फैक्टर को, क्योंकि तो अब बना ही सकता है, इसके पास तो बन ही रहा है रेजिस्टेंस, तो इसने अपना रेजिस्टेंस को एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया बेटा, रिलीज कर दिया और दूसरे बैक्टीरिया ने इसको रिसीव कर लिया। यानी अब इसका जो डीएनए था, ये क्रोमोसोमल क्या था, प्लाज्मिड क्या था, डीएनए था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, और क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, डीएनए। तो यहाँ पर जो इसका डीएनए था, अभी इसका डीएनए कहाँ पे आ गया, इस बैक्टीरिया में आ गया, बी बैक्टीरिया में। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा बेटा, बाइनरी फ्यूजन, फिर से बाइनरी फ्यूजन होगा, दो नए बैक्टीरिया बनेंगे और दोनों बैक्टीरिया में, बताओ इस बैक्टीरिया में क्या होगा भाई, तो इस बैक्टीरिया में इसका तो डीएनए रहेगा ही रहेगा, साथ में इसका भी डीएनए आ गया। यानी कि दो अलग अलग क्या आ गया भाई, डीएनए। जैसे हमारे में एक मेल का आता है और एक फीमेल का आता है, तो दोनों मिलकर के एक नई डीएनए बनाते हैं, यानी जो हमारे अंदर आ गया, हमारे पेरेंट्स यानी हमारे पिताजी का भी आएगा और हमारे माताजी का भी आएगा। तो वैसे ही इस बैक्टीरिया के अंदर दोनों का आ गया, इस बैक्टीरिया में भी किसका आ गया, इसका भी रहेगा और इसका भी रहेगा, दोनों का आ गया। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल और पैरासेक्सुअल। यानी यहाँ पर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन टू बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, एक बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप किया, उसने एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज कर दिया, दूसरे बैक्टीरिया ने उसको ग्रैब कर लिया, रिसीव कर लिया और उसके बाद नए, ऐसे ही ये बाइनरी फ्यूजन कंटीन्यूअसली होते जाएगा। अब ये सारे बैक्टीरिया के अंदर बेटा रेजिस्टेंस फैक्टर है। अब आप उसको डिटोल से अगर उसको मॉपिंग करोगे तो वो बैक्टीरिया, ये जो चाइल्ड है, ये जितने भी आगे बनते जाएंगे, 1000 2000 लाख, वो कभी भी डिटोल से नहीं मरेंगे, क्योंकि उस बैक्टीरिया ने उसके अगेंस्ट क्या डेवलप कर रखा है, रेजिस्टेंस। दैट्स व्हाई हमें जो मॉपिंग होती है घरों में, वो हमेशा चेंज करते करना चाहिए, कभी डिटॉल, कभी सेवलॉन, कभी टिपॉल, अलग अलग हमें क्या करना चाहिए बेटा, यूज करना चाहिए, ताकि अगर कोई रेजिस्टेंस बना भी लिया हो तो सेवलॉन से वो मर जाए, अगले दिन हम डिटॉल यूज करेंगे तो डिटॉल से मर जाए, टिपॉल से मर जाए। तो ऐसी चीजें हमें क्या करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। तो ये तो हो गया बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, किसने रेजिस्टेंस बनाया, इसने रिलीज किया, उसके बाद उसने रिसीव कर लिया, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड जो मेथड है बेटा, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन।
सेकंड जो मेथड है बेटा सेक्सुअल और पैरासेक्सुअल में, वो क्या है बेटा, ट्रांसडक्शन है। ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो कैसे होगा बेटा, तो इसमें भी हम फिर से बैक्टीरिया कंसीडर करते हैं, बैक्टीरिया ए एंड बैक्टीरिया बी, दो हमने बैक्टीरिया कंसीडर कर लिया, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है। इस बैक्टीरिया ने क्या डेवलप कर रखा है, रेजिस्टेंस। इस बैक्टीरिया ने क्या डेवलप कर रखा है बेटा, रेजिस्टेंस डेवलप कर रखा है, यानी कि ये अब क्या बनाया है, रेजिस्टेंस, यानी इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई है कि हम इन चीजों से नहीं मरेंगे। अगर हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हम तो पेनिसिलिन से नहीं मरेंगे, तो अब ये अपना रेजिस्टेंस इसको देना चाहेगा। आया समझ में? तो इसके पास ऑप्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करने की, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर चीजें क्या देखने को मिलती है कि एक वायरस होता है बेटा, जिस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बना दिया वायरस। ये वायरस क्या है बेटा, कौन सा वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस। मैं यहीं पे लिख देता हूं, है ना, बैक्टीरियोफेज वायरस। फेज का मतलब होता है खाना, फेज का मतलब क्या होता है, फूड, है ना। तो वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है, उस वायरस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को ही खा जाता है। तो सुनना, ये वायरस ने इस बैक्टीरिया को क्या किया, फीड किया, खा लिया। आया समझ में? अब जैसे मान के चलिए आप कभी फिश खाते हो घर में, या आप मटन खाते होगे घर में, तो उसमें जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, फिश में जो हड्डियां प्रेजेंट होती है, तो हम फिश के सारी चीजों को खा जाते हैं और हड्डियों को क्या कर लेते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि हड्डियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हड्डियों को हम खा ही नहीं सकते, हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उस हड्डियों को जैसे ही हम कहीं और फेंकते हैं तो दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं, उस पर हाउस फ्लाई वगैरह बैठ जाते हैं, उसमें जो भी चीजें हैं, न्यूट्रिशन है, उसको क्या करते हैं, वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक वायरस ने, जिसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस बोले, जो बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है, इस वायरस ने एक बैक्टीरिया को खा लिया जिस बैक्टीरिया के पास क्या था, रेजिस्टेंस था। तो इस वायरस ने कहा भाई हम तो पूरी बॉडी खा लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस का हम क्या करेंगे। रेजिस्टेंस तो इसके लिए क्या हो गया, एक तरह से बोन हो गया, हड्डी हो गई, कि भाई हड्डियों को हम क्या करेंगे। तो इस वायरस ने उस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, मार्केट में बोल रहा हूँ, इस रेजिस्टेंस को उसने क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, और वो रेजिस्टेंस दूसरे बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। This one is known as transduction. So transduction will be always proceed through bacteriophage virus. ये कभी भी अकेले नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा था, कोई भी वायरस का रोल नहीं था बेटा, लेकिन ट्रांसडक्शन हमेशा किसके थ्रू होगा, बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू होगा। समझ में आया? बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब मैंने क्या बताया कि एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया को खाया तो उसमें आर फैक्टर था, आर फैक्टर का वायरस क्या करता है, जस्ट लाइक जब आप फिश खाते हो तो हड्डियों को आप क्या करोगे, तो हड्डियों को फेंक देते हो, तो उस वायरस ने उस आर फैक्टर को फेंक दिया बाहर, और वो वायरस को दूसरे बैक्टीरिया ने रिसीव कर लिया। अब ये बैक्टीरिया में जब बाइनरी फ्यूजन होगा तो उन सभी के अंदर क्या होगा, ये आर फैक्टर प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर दो अलग अलग डीएनए होंगे, दैट्स व्हाई इसको हमने क्या बोल दिया, पैरासेक्सुअल। ये सेकंड टाइप कंप्लीट हो गया आपका ट्रांसडक्शन। अब हम लोग आते हैं बेटा थर्ड टाइप, बहुत ही इजी है, दैट वन इज कंजुगेशन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट केवल समझना है, यहाँ पर लिखना कुछ भी नहीं है। कंजुगेशन में होता क्या है कि ये दो बैक्टीरिया है बेटा, ए एंड बी, तो बैक्टीरिया की बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम पीली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पीली, जिसको हम सेक्सुअल पीली भी बोलते हैं। पिलाई भी इसको प्रोनाउंसिएशन पिलाई भी कहा जाता है, या तो हम इसको पीली भी बोलेंगे। तो यहाँ पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल बॉडी में, जिस बैक्टीरियल हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पीली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीली। अब होता क्या है कि पीली के थ्रू, इसको हम सेक्सुअल पीली भी बोलते हैं, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कंजुगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो गया, जुड़ गए। किसके थ्रू बेटा, पीली के थ्रू। ये जो पीली प्रेजेंट है, पीली के थ्रू ये क्या हो गया, एक दूसरे से कंजुगेट हो गया। इनके पास अगर आर फैक्टर है तो ये आर फैक्टर के डीएनए को यहाँ पर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। दिस वन इज नोन एज कंजुगेशन। नाम से ही क्लियर है, दो बैक्टीरिया एक दूसरे से कंजुगेट हो गए, किसके थ्रू बेटा, सेक्सुअल पीली के थ्रू, और कंजुगेट होकर के अपने डीएनए मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। दैट इज कंजुगेशन प्रोसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइंट क्लियर हो गया। एक बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस बनाया और उसको क्या कर दिया भाई, रिलीज कर दिया, दूसरे बैक्टीरिया ने रिसीव कर लिया, और उसके सारे जनरेशन में वो रेजिस्टेंस आ गया। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन में क्या मैंने बताया बेटा कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, तो जिस बैक्टीरिया को अगर खाया, अगर उसमें आर फैक्टर प्रेजेंट है, यानी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो रेजिस्टेंस को उस वायरस ने बाहर रिलीज कर दिया, तो वो दूसरे बैक्टीरिया ने उसको रिसीव कर लिया। दैट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन ऑलवेज प्रोसीड थ्रू बैक्टीरियोफेज वायरस। और कंजुगेशन क्या हो गया बेटा, टू बैक्टीरिया सेक्सुअल पीली के थ्रू क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। दैट इज कंजुगेशन।
तो दिस इज ऑल अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। आज वाली क्लास में हमने बैक्टीरिया के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को समझा बेटा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका मैंने कंप्लीट कर लिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर हम लोग मूव करेंगे बेटा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे ही हम स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे तो स्ट्रक्चर के बाद हम लोग कुछ और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, यानी हम यू बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, आर्की बैक्टीरिया का पॉइंट देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया का कुछ पॉइंट देखेंगे। उन पॉइंट को देख करके कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे कि बैक्टीरिया कहां-कहां पे हमारे लिए हेल्पफुल है। उन सारे पॉइंट को देख करके हम बैक्टीरिया को क्या करेंगे बेटा, ये जो मोनेरा है उसको बाइंड अप करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मास्पेरेंट। अगर आपको हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।